Hello and welcome everyone to the third lecture of Quantized Rankers, and this is your chapter 1 forces, and in this part we are going to cover center of gravity, centripetal forces and centrifugal forces. जीरो से पकड़ेंगे और शुरू करते हैं यार। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये प्योरली 11th का टॉपिक है। आईसीएससी बोर्ड वाले आप लोग से पूछ रहे हैं, दिक्कत है थोड़ी, बट हम आपको समझा देंगे, ठीक है। देखो यार, ये डेफिनेशन तुम्हें समझ नहीं आएगी जब तक मैं तुम्हें समझा नहीं देता, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत है भैया, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करें अब। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम दूसरी है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है। मान लो ये एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है। अब क्योंकि ये बॉडी है और ये मान लो एक हेट्रोजीनियस बॉडी है, जो ये बॉडी है, द बॉडी इज कंप्लीटली हेट्रोजीनियस। सो व्हाट कैन वी इन्फर बाय दिस स्टेटमेंट, कि जो अलग अलग हिस्से होंगे इस बॉडी के, उनका अलग अलग मास होगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मैं अलग अलग पॉइंट्स ले रहा हूँ इस बॉडी पे, ठीक है। पॉइंट्स मतलब वो मास ही दर्शा रहे हैं। जैसे ये एक पॉइंट लिया मैंने M1, ये एक पॉइंट लिया M2, ये एक पॉइंट लिया M3, ठीक है। ये एक पॉइंट लिया M4। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग पॉइंट का मास अलग अलग है, और अलग अलग पॉइंट पे, क्योंकि मास अलग है, मान लो मैंने इसको हवा में छोड़ दिया, तो क्योंकि मास अलग है तो हमारा वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट वेट होता है mg, है ना। तो क्योंकि मास अलग है तो जो फोर्स लगेगी बॉडी पे वो भी अलग होगी, है ना। हर पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी वो भी अलग होगी। देखो जरा ध्यान से देखो, ये M1 बॉडी पे हमारे जो फोर्स होगी वो होगी M1g, इस पार्टिकल पे हमारी होगी M2g, इस पे होगी हमारी M3g, इस पे होगी हमारी ये M4 है, ये M3g, है ना। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच पॉइंट्स। नहीं मानते मेरी बात? मान लो तुमने एक पॉइंट चुना, अब उस पॉइंट को तुम देखोगे ऊपर से तो वो पॉइंट दिखेगा, पर मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाया तो वो पॉइंट पॉइंट रह जाएगा क्या? नहीं, वो एक सरफेस बन जाएगा, है ना। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक डॉट है, अब इसको मैं जूम करूं तो यार ये ऐसा दिखेगा, कुछ अंडे जैसा, है ना भाई। ये ऊपर ऊपर से देखने में ही पॉइंट लगता है, क्या वो पॉइंट है? नहीं, है ना, नहीं है। पॉइंट है क्या? नहीं है। बात समझ में आ रही है कि देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सच पॉइंट्स विद इनफाइनाइटली मेनी सच वेट्स। तो क्या तुम हर पॉइंट को स्टडी कर सकते हो? इसका सॉरी, इसका ये मीनिंग है वी कैन नॉट स्टडी मतलब पढ़ाई वाला स्टडी नहीं, ऑब्जर्व करना, उससे इन्फ्रेंसेस लेना। वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट, वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट को पकड़ के हम पढ़ नहीं सकते उसको, हम हर एक पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है वो नहीं देख सकते। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाने वाला है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज के लेक्चर में जब भी मैं एक बॉडी बनाऊं तो तुम उसको ऐसे मानना कि वो हवा में उड़ रही है, ठीक है, तभी वेट को विजुअलाइज कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम पता चल गई, अब देखो सल्यूशन लिख देते हैं भाई। सल्यूशन
सल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? देखो, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि मान लो कि एक बहुत ही बड़ा आदमी है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा आदमी है, और ये बहुत ही बड़ा आदमी ही बहुत जगहों से पैसे कमाता है। ये बैंक से भी पैसे कमाता है ना, मान लो ये बैंक की नौकरी भी करता है, इसका खुद का बिजनेस भी है, ये बिजनेस से भी पैसे कमाता है, ठीक है, ये यूट्यूब से भी पैसे कमाता है, ठीक है, कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता है ये लोगों को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कहीं कहीं पैसे डोनेट करता है तो वहाँ से इसकी नेगेटिव में इनकम हो जाती है, ठीक है, ये डोनेट भी करता है पैसे, ठीक है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये बंदा है, तुम ही हो ये, फ्यूचर में ऐसे ही विजुअलाइज कर लो, ठीक है, कि कहीं से पैसे लेता है, ठीक है, कहीं पे देता है। तो अगर कोई बाहर से, अब मान लो ऐसे 100 सोर्सेज है ना, और मुझे इसके हर एक सोर्स के बारे में चिंता नहीं है। क्या बोला मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ऐसे 100 सोर्सेज हैं और मुझे हर एक सोर्स से कितना पैसा मिल रहा है इसकी चिंता नहीं है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि बैंक से कितना मिल रहा है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वाईटी से कितना मिल रहा है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो डोनेट कितना कर रहा है, मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि इसकी टोटल इनकम क्या है। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि इसकी टोटल इनकम क्या है ना, मुझे बस ये फर्क पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उससे पूछूंगा तेरी टोटल इनकम क्या है, वो बोलेगा ठीक है मेरी $700 टोटल इनकम है, मैं खुश, वो भी खुश, बस टोटल इनकम पूछ ली मैंने उससे, तो खत्म हो गई बात। अब मुझे हर एक सोर्स की स्टडी नहीं करनी पड़ी कि हाँ इसने बैंक से इतना लिया, इसने वाईटी से इतना लिया, इसने बिजनेस से इतना लिया, इसने इतना डोनेट किया, इसने इतनी की शिप खरीदी, इतने के प्राइवेट जेट खरीदे, ये किया वो किया, इतने पैसे बर्बाद किए, मुझे ये सब स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं गया, टोटल इनकम पूछी, खत्म बात। अब आते हैं फिजिक्स की दुनिया में, और जो हमारी ये बॉडी है, इस बॉडी के इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, क्या मुझे फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, क्या मुझे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट पे कितनी फोर्स, इस पॉइंट पे, इस कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब उनकी स्टडी ही नहीं करनी है तो फिर मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं इन पॉइंट्स पे, है ना। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, देखो, मान लो एक बॉडी है और इसी की कॉपी मैंने यहां बनाई है, ठीक है। इस बॉडी पे यहां एक फोर्स लग रही है, यहां, ठीक है, W1 W2 W3 W4। मैंने क्या किया, मैंने ये अज्यूम कर लिया, assuming that weight acts only on a single point। मैंने ये अज्यूम किया और मैंने ये ढूंढा कि किस पॉइंट पे, नहीं, इसको तुम ऐसे समझो कि मैंने ये अज्यूम किया कि बाकी पॉइंट्स पे एक सर्टेन पॉइंट है और इस पॉइंट को छोड़कर बाकी किसी भी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। जो फोर्स लगेगी वो इस पॉइंट पे लगेगी। मैंने ये अज्यूम किया कि फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन दिस। मैंने ये अज्यूम किया जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सिर्फ इस सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रही है और किसी पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी। मैंने ये अज्यूम किया। अब मेरे अजम्पशन से इस बॉडी पर लगने वाली पूरी फोर्स तो बदलने वाली है नहीं भाई। मैंने
बहुत सारे आलू अलग अलग देखे थे। अब मैंने अगर उन आलूओं को एक थैले में डाल दिया, है ना, बहुत सारे आलू थे अलग अलग पड़े हुए थे, उनका अलग अलग वेट पता था। अब इन आलूओं को मैंने इकट्ठा किया और मैंने इनको एक थैले में भर दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पूरा वेट है वो उन पॉइंट्स पे, उन आलूओं पे नहीं लग रहा है, उन अलग अलग आलूओं पे नहीं लग रहा है, वो इस थैले के नीचे वाले सरफेस पे लग रहा है। समझ आ रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पहले टोटल वेट आलूओं का कुछ था, तो इस अजम्पशन से वो वेट नहीं बदलेगा। तो पहले अलग अलग पार्टिकल्स के वजह से जो वेट हुआ करता था, वो वेट हुआ करता था W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे करते करते WN, और इसी को हम W नेट बोल देते थे, है ना। ये वेट W1 प्लस W, तो हम इस अजम्पशन से जो नेट वेट एक्ट कर रहा है वो तो बदलने वाला है नहीं। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि इस बॉडी पर एक ही पॉइंट है जिस पॉइंट पर पूरा वेट एक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट पर कितना वेट एक्ट करेगा, जितना टोटल होगा, क्योंकि और किसी पॉइंट पे अब एक्ट ही नहीं कर रहा है ना। जो टोटल वेट है बॉडी का वो तो बदलेगा नहीं, और क्योंकि दूसरे पॉइंट्स पर वेट एक्ट करना बंद हो गया है, तो इसलिए उन सारे पॉइंट्स का वेट भी मैंने जोड़ लिया और मैंने इस पॉइंट को दे दिया। तो इस पॉइंट पे जो वेट एक्ट करेगा वो होगा W नेट, और इस बॉडी के बाकी किसी भी पॉइंट पर वेट एक्ट नहीं करने वाला। ऐसे पॉइंट को जब मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेता हूं जहां पे मैं ये अजम्पशन बना सकता हूं, कि सारा वेट, जो सारा टोटल वेट है वो उसी पॉइंट पे लग रहा है, ऐसे पॉइंट को मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ वेट कॉन्स्टिट्यूटिंग, ये तुम्हें बात समझनी पड़ेगी। देखो समझते हैं। अब मैंने बोला कि ऐसा पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा जहां पे मैं सारे वेट को अज्यूम कर सकूं कि यहीं पे एक्ट कर रहा है और बाकी किसी पॉइंट पे नहीं एक्ट कर रहा है। ऐसे पॉइंट को ढूंढे कैसे ढूंढे ऐसे पॉइंट को? देखो कैसे ढूंढेंगे। देखो मान लो एक बॉडी है मेरे पास, तो देखो अब हम इसको ढूंढेंगे कैसे। देखो मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ओ शिट, इसको बता दूं। देखो मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉडी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढने के लिए हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा, पॉइंट अबाउट विच सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट्स इज जीरो। इसको मैं प्रूव करूंगा, बट पहले आप समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इस स्टेटमेंट को मैं 100% प्रूव करूंगा, बिना प्रूव के नहीं भेजूंगा आपको। मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट अबाउट विच सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट्स इज जीरो। एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिस पॉइंट के अबाउट, तो अबाउट मतलब इस पॉइंट पे तुम पिवट बोल सकते हो। मतलब कि ऐसा तुम अज्यूम कर सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट वो फ्री टू रोटेट है, इस पॉइंट के अबाउट वो घूम सकता है ना। तो पॉइंट अबाउट विच सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट्स इज जीरो। मतलब यहां पे एक वेट होगा, है ना, W1, यहाँ पे एक W2, यहाँ पे एक W3, इतने ही लेते हैं यहाँ से,
और यहाँ पे एक W4, यहाँ पे एक W5, यहाँ पे एक W6। तो जो येलो वाली लाइंस हैं वो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती होंगी, और जो रेड वाली लाइंस है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहती होगी, है ना। तो इफ द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ड्यू टू ऑल अदर पॉइंट्स, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ले लिया मैंने, बाकी कोई भी पॉइंट चुनूं, उसकी वजह उसके ऊपर लगने वाले वेट की वजह से जो टॉर्क होगा उन सब का सम लूं मैं अगर, तो वो जीरो आना चाहिए। बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट दिस पॉइंट बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अबाउट दिस पॉइंट बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब इसकी वजह से मान लो जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स है वो है τ1, इसकी वजह से τ2, इसकी वजह से τ3, इसकी वजह से τ4, इसकी वजह से τ5, इसकी वजह से τ6। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मैं ये बोल सकता हूँ सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। तो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 इज इक्वल टू τ4 प्लस τ5 प्लस τ6। जब ये कंडीशन, जिस पॉइंट के अबाउट ये कंडीशन अचीव हो जाएगी कि बाकी सारे पॉइंट्स की वजह से जो बाकी सारे पॉइंट्स पे लगने वाले वेट की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उनका नेट सम जीरो है, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट को मैं पिवट मान के ये बोल सकता हूं, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव होता है, पॉइंट अबाउट विच रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन अ बॉडी, दैट पॉइंट माय फ्रेंड्स इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम करते हैं इसको प्रूव, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं इसको याद कर लूं? बिल्कुल नहीं, याद करना पाप है। देखो मान लो एक रॉड है, मान लो एक रॉड है। अब यार मुझे ये बताओ, ठीक है, ये रॉड यहाँ पे पिवेटेड है, पिवट, ये पिवट है, पिवट, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ठोक रखा है, नील ठोक रखी है, ये यहाँ पे पिवटेड है, यहाँ पे मैंने रोका हुआ है, ठीक है। अब यार मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस पिवट के ऊपर धक्का दूंगा, जब मैं इस पिवट के ऊपर धक्का दूंगा तो क्या ये बॉडी घूमेगी? जब मैं इस पिवट के ऊपर धक्का दूंगा तो क्या ये बॉडी घूमेगी? बताओ, सोचो सोचो सोचो, सोच लिया? मैं बताऊं? नहीं घूमेगी यार। क्यों घूमेगी? मैंने बॉडी को तो धक्का मारा ही नहीं। अब मान लो ये बॉडी का ही हिस्सा है, अगर तुम्हें इसके अबाउट ही घुमाना है, यहीं पे तुमने नेल ठोक रखी है और तुम वहीं पे धक्का दे रहे हो, तो कैसे घूमेगी? नहीं घूम सकती ना। अगर तुम्हें फॉर्मूला वाइज देखना है तो F इंटू पी लिखते हो इसको। P क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापता हूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक। नाप लो भाई, P की वैल्यू तो जीरो आ गई, तो इसका मतलब टॉर्क तो जीरो हो गया ना, है ना। टॉर्क तो जीरो हो गया क्योंकि मैंने पिवट पे ही फोर्स लगा दी। ऐसे ही प्यारे बच्चों, ऐसे ही मान लो एक बॉडी है और यहाँ पे एक पॉइंट है। अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मानना है तो मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट पिवटेड है ना। ये पॉइंट पिवटेड है, ये पॉइंट पिवटेड है, लेकिन इस बॉडी के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी फ्री टू मूव है ना। तो ये जो पॉइंट है मैंने ठोक के रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे कितनी ही बड़ी फोर्स लगा दूं, अब मैं इस पॉइंट पे कितनी ही बड़ी फोर्स लगा दूं, क्या ये बॉडी घूमेगी? बताओ, क्या ये बॉडी घूमेगी? नहीं घूमेगी। इसी एग्जाम्पल की तरह ये बॉडी, इट विल नेवर रोटेट, ये बॉडी कभी नहीं घूमेगी
क्यों? क्योंकि जो सारी फोर्स है वो पिवट पे लग जा रही है। जिस पॉइंट के अबाउट मुझे स्टडी करनी थी उसी पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगा दूं तो वो कभी रोटेट नहीं करेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अबाउट, हाँ, इसमें बेसिक अजम्पशन ये है कि बाकी किसी भी पॉइंट पे फोर्स नहीं लग रही है। हाँ हाँ, ये याद रखना कि बाकी किसी पॉइंट पे फोर्स नहीं लग रही है और फोर्स सिर्फ और सिर्फ पिवट पे लग रही है। सो अबाउट दिस पॉइंट नो टॉर्क इज प्रेजेंट। टॉर्क मतलब वही मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, डर मत जाना, स्पेलिंग वेलिंग छोड़ देना यार, ठीक है। अबाउट दिस पॉइंट नो टॉर्क इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि मुझे उसी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन को स्टडी करना था और मैंने उसी पॉइंट पे फोर्स लगा दी। बस मजा आ जाएगा अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं। मैंने क्या बोला था कि जिस बॉडी पे, जिस पॉइंट पे हम सारा वेट अज्यूम कर सके वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सारा वेट का मतलब ये है कि बाकी और किसी पॉइंट पे वेट नहीं लग रहा है, केवल इसी पॉइंट पे वेट लग रहा है और किसी भी पॉइंट पे वेट नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे वेट लग रहा है। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है। और मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी? मैंने दूसरी डेफिनेशन ये बताई थी कि इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जीरो होता है। अब देखो, अगर मैं इसी पॉइंट को पिवट कर दूं, अगर मैं, देखो कलर बदलते हैं, अगर मैं इसी पॉइंट को पिवट कर दूं, यहां पे मैंने पिवट कर दिया, और मैं कहता हूं कि इसी पॉइंट पे बॉडी का सारा वेट अज्यूम कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे फोर्स लगेगी और किसी पॉइंट पे फोर्स भी नहीं लगने वाली, सिर्फ इसी पॉइंट पे फोर्स लगेगी और इसी पॉइंट पे मैंने इसको पिवट किया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्योंकि पिवटेड पॉइंट पे फोर्स लग रही है, सम ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो। बस ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास शायद पीडीएफ खत्म हो गई, देखो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की 2 डेफिनेशन है और दोनों डेफिनेशन एक साथ चल के पूरा एक्सप्लेनेशन देती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में 2 डेफिनेशन है, देखो कि अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो। एक डेफिनेशन तो ये है, बेसिकली रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट, पहली डेफिनेशन तो ये है। और दूसरी पॉइंट, ऑल वेट इज assumed to be acting on that point. All weight is assumed to be acting on that point such that weight acts on no other point. सेंटर ऑफ ग्रेविटी की 2 डेफिनेशन है। ऑल वेट इज अज्यूम टू बी एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, तो और क्योंकि हमने सारा वेट उस पॉइंट पे अज्यूम कर लिया, मतलब हमने जो इंडिविजुअल पॉइंट्स के वेट थे वो हमने एक पॉइंट पे मान लिए, मतलब एक बाकी पॉइंट्स पे कोई वेट ही नहीं लग रहा है। और जब मैं इसी पॉइंट को पिवट मान लूंगा तो इसका मतलब मैं पिवट पे फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाएगा, टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मज़ा आया होगा, मज़ा तो ज़रूर आया होगा। ठीक है, देखो अब इसमें हम ये रीड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इट्स सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल
इट मस्ट बी अबव द बेस एंड नियर द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी। क्या कहना चाहते हैं ये लोग, क्या कहना चाहते हैं? मान लो एक बॉडी है, ठीक है, ऐसी बॉडी है, मान लो कुछ ऐसी, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास ऊपर है, तो इस ऊपर वाले पॉइंट पे वेट लगेगा, तो ये टॉपल कर सकता है ना, ये गिर सकता है। बट अगर कोई पहले से ही गिरा हुआ हो, भाई ऑलरेडी अगर कोई गिरा हुआ हो तो और कितना गिरेगा। अब मान लो कि ये है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, अब तुम इस पे लगाते रहो वेट, क्या ये टॉपल करेगा? आई मीन टॉपल कर सकता है, बट टॉपल करने के चांस कम हो जाएंगे। तो इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। ये बात तुम्हें खुद से सोचनी चाहिए भाई। इट मस्ट बी अबव द बेस एंड नियर द ज्योमेट्रिक सेंटर, ये तुम्हारे लिए 11वीं वाली बात हो गई है, ये वाली तुम छोड़ो, तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, छोड़ दो ये, ठीक है। इसके लिए इंटीग्रेशन वगैरह प्रूफ देना पड़ेगा, तुम ये छोड़ दो। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान टॉपिक है ये, देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए मैं कोई नोट्स वोट्स भी नहीं बनाऊंगा यार, इन्होंने जो दे रखा है पीडीएफ में, ठीक है, वही पढ़ा देंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। एक मैंने थ्रेड लिया, ठीक है, ये थ्रेड है, एक मैंने थ्रेड लिया, उस थ्रेड के एंड पर मैंने एक बॉल बांधी और इस बॉल को मैं घुमाने लग गया, ठीक है, घुमाने लग गया मैं, तो ये ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे घूमेगी। अगर मैंने इसकी कांस्टेंट स्पीड रखी है ना, अगर मैंने इसकी कांस्टेंट स्पीड रखी है घुमाते हुए, तो उसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सब बहुत बहुत सिंपल चीज़ है। यूसीएम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। एक ही बात है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, भाई ये अर्थ है, ये सन है। थोड़ा सा गंदा एग्जाम्पल हो गया, वो एलिप्स में घूमता है, पर तुम समझ सकते हो ना, घूम रहा है ये, और हमेशा 365 डेज में ही ये पूरा रेवोल्यूशन कवर होता है। तो भाई मतलब कांस्टेंट स्पीड है, ऐसा नहीं है कि आज इस साल 2024 में मन किया कि हाँ मैं तो क्या करूँगा, मैं 363 डेज में ख़त्म कर दूँगा, ऐसा नहीं होता है ना। मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, भाई ये अर्थ है, ये मून है, अर्थ मून ऐसे घूमता है, सर्कल में घूमता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है। दो कंडीशन है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अरे क्या हो गया, हाँ इसमें कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्सेस लीनियर मोशन। अच्छा देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तुमने स्पीड पढ़ा है और तुमने वेलोसिटी पढ़ी है ना। स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मतलब नहीं है, बट मतलब कि अगर डायरेक्शन बदलेगी तो मतलब वेलोसिटी भी बदलेगी। इफ डायरेक्शन चेंजेस देन velocity also changes, ठीक है। बट डायरेक्शन का यहाँ पे कोई तेल नहीं है, तो इफ डायरेक्शन चेंजेस देन स्पीड डज नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। जिन्होंने नहीं लिया वो रिवाइंड करे, स्क्रीनशॉट लें, या तो खुद नोट्स बना दो, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन बदल रही है। ये बॉडी पहले ऐसे जाना चाहती थी, अब ऐसे जाना चाहती है, अब ऐसे जाना चाहती है, अब ऐसे जाना चाहती है, तो डायरेक्शन बदल रही है।
अब अगर डायरेक्शन बदल रही है इसका मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी भी बदल रही है। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी बदल रही है, स्पीड भले ही ना बदले। बस ये था, सिंपल सा। अब मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर वेलोसिटी बदल रही है, अगर वेलोसिटी बदल रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन है ना भाई। अगर वेलोसिटी बदल रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखो पहले तो ये देख लो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो। वेलोसिटी चेंजेस बट स्पीड इज कांस्टेंट, पढ़ा दिया ये मैंने। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? देखो मान लो एक बॉडी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। तो जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो हमने पढ़ा कि जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, बट जो हमारी वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल होगी। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब अगर एक्सेलरेशन है तो भाई सेकंड लॉ से फोर्स है, क्योंकि F इज इक्वल टू ma, है ना। तो अगर एक्सेलरेशन है तो जो एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन which changes the direction of a body is called centripetal acceleration। जो एक्सेलरेशन बॉडी की केवल डायरेक्शन बदलता है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है नाम जिसको पढ़ना हो, ये है नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है और कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लो एक बार। Centripetal force is a force acting performing the circular motion which is a long radius of the circle and directed towards the center of the circle। ठीक है, जो एक्सेलरेशन पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होगा, जो इसकी डायरेक्शन बदलता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स होती है जो बॉडी पे लग रही होती है, बिकॉज F इज इक्वल टू ma, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स एज एट राइट एंगल्स। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अभी तुम थम जाओ, तुम्हें मैं ही समझा दूंगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? अच्छा सीधा ही है, तुम्हें समझा ही देता हूँ, ओके। अब यार एक बात देखो। मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कि इस दिशा में जा रही है। अब मैं इसको ऐसे खींचता हूं तो इस पे एक एक्सेलरेशन लगता है, मैं इसको ऐसे खींचता हूं तो एक्सेलरेशन लगता है, ऐसे खींचता हूं, ऐसे खींचता हूं, ऐसे खींचता हूं। बट जब मैं इसको यार ऐसे खींचता हूं ना 90 डिग्री एंगल पे, तो इसकी स्पीड नहीं बदलती, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है ना। 90 डिग्री पे जब मैं खींचता हूं इसको तो इसकी स्पीड पे कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ में आ रही है कि जब मैं इसको 90 डिग्री पे खींचता हूं तो इसकी स्पीड पे कोई चेंज नहीं आता है। ऐसे ही जब एक बॉडी घूम रही होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है,
तो जब ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है भाई, जब ये घूम रही है तो इसकी स्पीड तो बदल नहीं रही है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन होगी वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रही होगी। ऐसे ही जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो जो एक्सेलरेशन है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, वो टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होती है। और टुवर्ड्स द सेंटर मत क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा होता है। टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है। जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट पे एक्ट कर रही होती है। और जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है 90 डिग्री एंगल पे। ये रेडियस क्या लॉन्ग है? रेडियस। इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पे ऐसे, और इस पॉइंट पे ऐसे। ये हमारी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। और तो इस टॉपिक में और तो कुछ है नहीं। एक टेंशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम एक रस्सी से एक बॉल को घुमाते हैं तो फिर जो बॉडी घूम रही होती है उसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है वो फोर्स टेंशन की वजह से बनती है। मतलब ये बॉडी है, अगर वो घूम रही है ना, इस पॉइंट के अबाउट, तो फिर इसके अंदर एक फोर्स बनती है, टेंशन फोर्स। और यही टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रही होती है और इसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। बस इतना है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। बुक रीड कर लेना, हो जाएगा ख़त्म। पहली बात तो भाई ये सब तुम देखो मत, ठीक है? ये सब तुम्हारे सिलेबस का ही नहीं है, 11th का ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक। देखो ये मान लो सन है और ये मान लो अर्थ है। डायग्राम इज नॉट टू स्केल, ठीक है? मत बोलने लग जाना कमेंट्स में, गवार टीचर। और ये तुम हो धरती से भी बड़े, जो धरती पे बैठे हो, ठीक है? और धरती ऐसे घूम रही है, ठीक है? धरती ऐसे घूम रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है ना? और तुम ऊपर बैठे हो धरती के। अब तुम्हारे हिसाब से अच्छा ठीक है, तुम ये वाला एग्जाम्पल भी मत लो, इससे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो इससे अच्छा एग्जाम्पल देखो तुम, ठीक है? ये वाला भी मत देखो, इस पे भी आएंगे। झूला सबने झूला होगा, किसी ने नहीं झूला है तो फिर वो फ़ोन वोन छोड़े भाई, झूले, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा। 10th की बात सही बता रहा हूँ मैं। जो घूमती हुई बॉडी होती है, मान लो ये झूला है और तुम यहाँ खड़े हो, और जब ये झूला ऐसे घूमता है तो तुम बाहर फेंकते हो ना, ऐसे लगता है तुम्हें बाहर कोई धक्का दे रहा है और तुम्हें दीवार पे चिपक जाते हो, मतलब एकदम दीवार पे तुम चिपक जाते हो। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है वो आज हम समझेंगे, ठीक है? देखो ये है एक पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक धागा लिया, ये धागे पे मैंने एक बॉल रखी और इस धागे पे मैंने बिठा दिया एक चीटे को। ये एक चीटा है, ठीक है? ये क्या है? ये है एक चीटा। क्या है ये? ये है एक चीटी। क्या है ये? चीटी है। और ये क्या है? ये बॉल है। ये हमारा पिवेट है, मान लो इसके ही अबाउट घूमेगा, और ये हमारी स्ट्रिंग है। अब ये बॉल घूमी, ठीक है? अब ये जो चीटा है जो कि उसके ऊपर बैठा है, ये चीटा तो बॉल के साथ घूम रहा है, तो मैं चीटे का पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूँ, ठीक है? मान लो ये चीटे की आंखें हैं
तो चींटे की आंखों को क्या लगेगा कि उसके सामने एक स्ट्रिंग है जो उसे खींच रही है, एक स्ट्रिंग है जो उसको खींच रही है और एक पॉइंट है, और मैं तो क्योंकि मैं बॉडी के साथ ही घूम रहा हूं। भाई जब तुम धरती पे बैठे होते हो क्या तुम्हें यह पता चलता है कि सूरज कि तुम घूम रहे हो और तुम सूरज के चक्कर लगा रहे हो? नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम धरती के साथ घूम रहे हो। तो जो चीटा है उसको क्या लगेगा कि उसको जो स्ट्रिंग है वो खींच रही है टेंशन से, है ना। जो चीटा होगा उसको ये दिखेगा जो स्ट्रिंग है उसको खींच रही है, और उसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, वो बस बैठा हुआ है और उसको स्ट्रिंग खींच रही है। तो वो ये सोचेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे एक स्ट्रिंग खींच रही है, फोर्स लगा रही है, तो मैं इसकी तरफ जा क्यों नहीं रहा हूं, है ना। क्योंकि उसको तो ये पता नहीं है कि ये बॉल के ऊपर बैठा है और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो ये स्ट्रिंग की फोर्स है वो 90 डिग्री पे लग रही है, तो उसकी वजह से बस एक डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में नहीं। उसको तो ये सब पता नहीं है क्योंकि ये बॉल के ऊपर बैठा है। उसके लिए तो भाई एक स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग उसको खींच रही है, तो वो इस तरफ जा क्यों नहीं रहा है। यही प्रॉब्लम होती है जब हम हर एक केस में, जहां पे हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मतलब कि जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजें, वो खुद भी घूमने लगती है। तो भाई यहां पे जो टेंशन फोर्स है, उस टेंशन फोर्स को कौन निग्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि उस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है उस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट, जो उसको जीरो कर दे रही है, जो वो इसके तरफ भागे नहीं जा रहा है, क्योंकि टेंशन फोर्स तो उसको खींच रही है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेंशन फोर्स उसको खींच रही है, वो घूम नहीं रहा है, वो बस टेंशन फोर्स उसको खींच रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसके लिए कुछ है ही नहीं, उसको बस टेंशन फोर्स खींच रही है, तो उसके हिसाब से तो उसको यहां चले जाना चाहिए। बस इसी प्रॉब्लम को इवेड करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इजाद किया गया। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेंशन फोर्स है ना, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स है जो इसको इस तरफ खींच रही है। हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी फोर्स बना देंगे जो कि टेंशन फोर्स के अगेंस्ट इस चीटे को खींच रही होगी, जो कि टेंशन फोर्स के अगेंस्ट इस चीटे को खींच रही होगी, और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हम क्यों बनाएंगे? ताकि जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो। ऐसी कोई फोर्स है नहीं, पर हमने बनाई है टेंशन फोर्स के उल्टी दिशा में, ताकि जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो, क्योंकि इस ऑब्जर्वर की वजह से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये धरती है, ठीक है, ये सूरज है, ठीक है, और ये तुम घूम रहे हो। अब जो सन होता है वो सन तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है, वो भी 90 डिग्री एंगल पर, तभी तो तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर पाते हो। तो 90 डिग्री एंगल पर ये एफ जी तुम्हें खींचती है। अब जब तुम यहां खड़े हो, तुम्हें तो ये पता नहीं चलता है कि मैं रेवोल्यूशन मार रहा हूं इसके अराउंड, नहीं। एक इंस्टेंट पे तो ऐसा ही लगेगा कि ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पुलिंग यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, only a pulling force is present. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ओनली अ पुलिंग फोर्स इज प्रेजेंट। अगर सिर्फ एक पुलिंग फोर्स है तो तुम इसके तरफ भागे क्यों नहीं जा रहे हो, इससे चिपक क्यों नहीं पा रहे हो। हमें तो ये पता है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, पर इस ऑब्जर्वर को तो नहीं पता है ना। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से तो हमें सन के पास चले जाना चाहिए, भस्म हो जाना चाहिए। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर भी अर्थ के साथ घूम रहा है, हम क्या करते हैं, हम एक नकली फोर्स अज्यूम कर लेते हैं कि वो अर्थ पे एक्ट कर रही है उल्टी दिशा में, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये एफ सी इज इक्वल टू एफ
इज इक्वल टू एफ जी होती है। ये हमने क्यों बनाई है, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी क्यों है, क्योंकि हमको यही तो करना है, नेट फोर्स को जीरो मानना है ताकि हम सन की तरफ जाए ना। क्योंकि इस सिनेरियो में जब सिर्फ एफ जी एक्ट कर रही है, हमको सन की तरफ चले जाना चाहिए और हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नेट फोर्स जो हो वो जीरो हो। तो उसके लिए हम एक इमेजिनरी फोर्स अज्यूम करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्योंकि ये फोर्स नकली होती है, इस फोर्स को कहा जाता है सूडो फोर्स या फिर फिक्शियस फोर्स। ठीक है, या फिर वर्चुअल फोर्स। ठीक है, फिक्शियस फोर्स, वर्चुअल फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस। अलोंग द रेडियस क्यों है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन कराती है, जो कि ऑब्जर्वर को नहीं दिख रही है, मतलब कि दिख रही है पर उस फोर्स के हिसाब से उसको पिवट की तरफ चले जाना चाहिए, है ना। मान लो ये बॉडी है, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे तुम्हारा पिवट है और यहाँ पे तुम्हारी टेंशन फोर्स है। और टेंशन फोर्स ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रही है। बट क्योंकि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा है, इसके हिसाब से ये टेंशन फोर्स इसको पिवट की तरफ ले जानी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि रियलिटी में तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इस टेंशन फोर्स को जीरो करने के लिए हम एक एग्जैक्टली ऑपोजिट फोर्स, क्योंकि ये रेडियस क्या लॉन्ग एक्ट करती है, वैसे ही इसको भी हम एग्जैक्टली अवे फ्रॉम द रेडियस लेंगे और एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड का लेंगे और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहां पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि आखिरी टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल देख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स, कलर बदलने, a centripetal force is a force that makes a body follow a curved path. Its direction is always orthogonal to the motion of the body, perpendicular to the motion of the body and towards the fixed point of the instantaneous center of curvature of the earth of the path. ये हमने पढ़ लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्जर्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हटा दो, 11th का टॉपिक है। A centrifugal force is an outward force apparent in a rotating reference frame, कि भाई तुम अर्थ पे बैठे हो, ये रोटेटिंग फ्रेम है और इस पे तुम बैठे हो, तो हम आउटवर्ड फोर्स अज्यूम कर लेते हैं। इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन मेजरमेंट्स आर मेजर्ड इन अ इनर्शियल फ्रेम, मतलब कोई अगर बाहर से देखे तो ये कोई फोर्स ऐसी है ही नहीं। ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी मस्ट बी टेकन टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये वाला टॉपिक तुम्हारा 11वीं का है, तो इसको तुम हटा दो और यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म होता है। तो भाई, और यहाँ पे जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी वो जर्नी आज खत्म होती है ना। दी एंड हो चुका है आज, दी एंड। अगला लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स पे लाएंगे, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा थ्योरी होगी नहीं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और बाकी आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो ही चुका है। अब आप बुक रीड कीजिए, बुक रीड करके अगर कुछ दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू लिख दे भाई, ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। अगला लेक्चर न्यूमेरिकल में, उसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर एक लेक्चर में निपटा देंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।